लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस वाले रोए और कैमरन को घेर लेते हैं। तभी वैन के अंदर से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है और पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। फिर कमिश्नर फायरिंग रुकवा देती है। वैन के अंदर ना ही रोए था और ना ही कैमरन, बल्कि उनकी जगह पर कैमरन ने जो रोबोट तैयार किए थे बस वही थे। वे दोनों तो वैन के बिल्कुल नीचे बनी सीवर लाइन में जा रहे थे। कमिश्नर कहती है कि अपने हथियार फेंक दो और बाहर आ जाओ। फिर रोए अपना डिवाइस ऑन करता है और कहता है कि ना ही हथियार रखेंगे और ना ही बाहर आएंगे। गहने चाहिए तो खुद अंदर आकर ले लो, हमारे पास कोई गहने नहीं है, इसलिए तुम हमें नहीं मार सकती। अगर हमें पाना चाहती हो तो हमारी 2 शर्तें हैं। कमिश्नर उनकी शर्तें पूछती है। रॉय कहता है मैं दोनों शर्तें सोच कर बताऊंगा, हमें 5 मिनट का समय चाहिए। फिर पुलिस वाले वहाँ से हटने लग जाते हैं। अब रॉय और कैमरन के पास 5 मिनट थे यहाँ से दूर भागने के लिए। दूसरी तरफ ब्रूस कार को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वो लाउड स्पीकर में कहता है कि कॉरिडोर खाली करो, यह एक इमरजेंसी है। फिर वह कार से नीचे उतरता है और कैला के पास जाता है। फिर वह कैला को कार में बिठाकर उसे गन पकड़ा देता है। फिर वो एनेस्थीसिया के कुछ इंजेक्शन ले लेता है और कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब तक 6 मिनट हो चुके थे, इसलिए कमिश्नर दोबारा अनाउंसमेंट करती है कि 5 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका है। हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे जब तुम हमारी बात मानोगे। रॉय कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ आधे गहने कहाँ हैं। वे पेरिस की 33 मैक्सिम गिरार्ड स्ट्रीट में रखे मेल बॉक्स में पड़े हैं, पहले उन्हें बरामद कर लो, फिर बात करेंगे। कमिश्नर अपने आदमियों को उस एड्रेस पर भेजती है। अलिशिया कहती है मैंने गौर किया है, उनका लाउड स्पीकर एक ही स्पीड में अंदर जाता है और एक ही स्पीड में बाहर आता है। फिर एलिसिया हौसला करके खुद वैन के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं था, बस 2 रॉबर्ट थे। इन सब का पोपट कट गया था। फिर एलिसिया को वैन के नीचे का रास्ता दिख जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले उस सीवर लाइन के अंदर जाते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक यूनियन में बनी सीवर लाइन से बाहर निकलते हैं। रॉय कैमरन को सामने वाले स्टोर से कारपेट चिपकाने वाली ग्लू गन लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब कैमिल बर्लिन के रूम से बाहर निकलती है तो उसे उसके गाना गाने की आवाज आती है। फिर वो उसके पास पहुंच जाती है। तभी डेमियन उसे देख लेता है। फिर वो वहां से अपने घर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि बर्लिन ही चोर है। फिर वो पुलिस स्टेशन फोन करके कमिश्नर लेवल से बात करवाने के लिए कहती है। पुलिस वाला कहता है 5 मिनट रुकिए। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की सेफ से निकला हुआ सामान था जो पुलिस वालों ने वापस भेज दिया था। फिर जब वो बॉक्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड मार्क की एक और बीवी है जिसका नाम सोफिया है और सोफिया से मार्क को एक बच्चा भी है। इतने में फोन में से कमिश्नर की आवाज आती है और कैमल की फ्रेंड फोन कट करके रिसीवर को नीचे रख देती है। तभी कमिश्नर के पास एक ऑफिसर का फोन आता है। वो बताता है कि हमें मार्क के घर में कई चीजों के अंदर 9 mm के छेद मिले हैं जिनके अंदर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। फिर राकेल बताती है इन कैमरों की मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है। वो जो कोई भी था जिसने मार्क पर नजर रखी हुई थी वो जरूर सामने वाले होटल में रुका होगा, क्योंकि उससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। जल्दी ही वहाँ मिलते हैं। इतने में कैमरन ग्लू गन लेकर रॉय के पास जाती है ट्रक के ऊपर और पुलिस वाले भी उस चैम्बर से बाहर निकल आते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक के ऊपर लेटकर अपने आप को कारपेट से ढक लेते हैं और चारों तरफ से कारपेट को चिपका देते हैं। तभी बर्लिन को पता चलता है कि उसकी जेब में से रोमकी की गायब है, लेकिन वह रिसेप्शन से एक और की ले लेता है। उसे पता था पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, इसलिए उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। फिर बर्लिन ने उस रूम में जितना भी सामान यूज किया था उस सारे सामान को बाथ टब में डालता है और उसके ऊपर केमिकल डालकर उसे पिंकल देता है। फिर वे रूम के अंदर जाकर जगह जगह लोगों के बाल छिड़क देते हैं जिससे फॉरेंसिक लैब वाले गुमराह हो जाए। तभी एक पुलिस वाला कमिश्नर को बताता है कि एक लड़का और लड़की ने एक पुलिस कार और उसके अंदर 2 पुलिस वालों को बंक बना रखा है। कुछ देर पहले वे हॉस्पिटल से निकले हैं। फिर कमिश्नर पूरे इलाके में नाकाबंदी करने को कहती है और हेलीकॉप्टर मंगवा है। फिर ब्रूस कार को और तेज कर लेता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वे उन पुलिस वालों के मुंह बांधकर गन पॉइंट पर लेकर उनको बोट के अंदर ले जाते हैं और वहां ले जाकर वे उनके हाथ बांध देते हैं और उनको बेहोशी के इंजेक्शन दे देते हैं जो उसने हॉस्पिटल से ले थे। ब्रूस कहता है कि 10 घंटे चैन की नींद मार लो, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी में तुम लोगों को चैन नहीं मिलता। कैला पुलिस वाले को थैंक यू कहती है अपनी जान बचाने के लिए। वह कहती है कि तुम लोगों को कोई ना कोई बचा ही लेगा। फिर ब्रूस स्पीड बोट चुराता है और कैला जाकर गाड़ी ठिकाने लगा देती है। फिर वे दोनों बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर भी ट्रक स्टार्ट कर लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ मौजूद पुलिस वाले ट्रक रुकवा लेते हैं। पुलिस वाला ड्राइवर को गाड़ी चेक करवाने के लिए कहता है। फिर ड्राइवर गाड़ी खोल कर दिखाता है। पुलिस वाला ऊपर नीचे अच्छे से चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वह पुलिस वाला ट्रक के ऊपर जाकर चेक करता है, वहाँ भी उसे कुछ नहीं दिखता। फिर पुलिस वाले उस ट्रक को जाने देते हैं। अब पुलिस होटल में भी पहुँच गई थी। डेमियन कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है। बर्लिन कहता है अगर उसने बताया होता तो बाहर
बाहर 10 गार्ड नहीं बल्कि 200 गार्ड होते। फिर बर्लिन कला को फोन करता है और कहता है कि आपको होटल के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड मिटाना होगा और कुछ देर के लिए सीसीटीवी बंद करने होंगे ताकि हम यहाँ से निकल सकें। वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर फिर कैला अपने काम पर लग जाती है। उस जगह पर रेंज नहीं थी। फिर ब्रूस बोट को तेज भगाता है ताकि रेंज के अंदर आ सके। रिसेप्शन पर होटल वाले बताते हैं कि स्पेन से कुछ लोगों ने हमारे होटल में कमरे बुक किए थे, जिनमें से कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी रूम में है, रूम नंबर 503। फिर वे उस रूम की मास्टर की ले लेते हैं और वहां जाने लगते हैं। बर्लिन अभी भी सीसीटीवी बंद होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि राकेल सीसीटीवी कैमरों पर नजर बनाए हुए थी और कमिश्नर के साथ एलिसिया भी रूम नंबर 503 में जा रही थी। अब जैसे ही कैला रेंज में आती है वो होटल के सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड मिटा देती है और सभी सीसीटीवी बंद कर देती है। फिर जैसे ही बर्लिन को पता चलता है कि कैमरा बंद हो गए, वो अपने रूम से निकलता है और स्टोर रूम में चला जाता है। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। फिर बर्लिन और डेमियन लैंड्री पाइप से होते हुए नीचे चले जाते हैं। पुलिस दरवाजा खोलकर रूम के अंदर चली जाती है। उन्हें रूम के अंदर कोई भी नहीं मिलता है तो बाथरूम में सड़ा हुआ सामान। फिर वे दोनों भेज बदल कर होटल की वैन लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। कमिश्नर कहती है कि होटल से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब तक वे दोनों होटल से बाहर निकल चुके थे। पूरे होटल को सील कर दिया जाता है। वहाँ और भी पुलिस आ जाती है। एलिशिया और राकेल समझ जाते हैं कि अब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। दूसरी तरफ कैमिल की फ्रेंड उसे उसके पति के बारे में भड़का रही थी, जैसे हर वाइफ की फ्रेंड भटकाती है। कहती है कि तुम अकेली थी जबकि तुम्हारा पति दूसरी फैमिली के साथ रंगरलियां बना रहा था। इस कहानी में 2 ही लूजर हैं, एक तुम और एक तुम्हारा हस्बैंड जो अपना सब कुछ हार बैठे हो। सिर्फ बर्लिन ही विनर है। अब तुम्हें उसका पैसा छीन कर उसे लूजर बनाना होगा। कमिल कहती है कि मैं उससे पंगा नहीं ले सकती क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी फ्रेंड कहती है कि हम उसे पकड़वाने की धमकी देंगे और बदले में 40 पर की डिमांड करेंगे। तभी बर्लिन और डेमियन गाड़ी खड़ी करके अपनी वर्दी उतार देते हैं। फिर अब डिलीवरी बॉय से उसकी बाइक और उसकी ड्रेस खरीद लेते हैं और उसे पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। रॉय और कैमरन ट्रक में छिपकर पेरिस से दूर जा रहे थे। एक ऐसी कमाल की तरकीब, पुलिस चाहे कितना भी ढूंढ ले, ये दोनों हाथ नहीं लगने वाले थे। फिर 400 मील बाद वे ट्रक से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वे स्पेन की सीमा में पहुंच चुके थे। फिर कैमरन पूछती है, तुमने बताया नहीं, एक हाथ में दस्ताना क्यों पहनते हो? वो कहता है कि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी। जब मैं स्कूल से घर जाता था तो मेरा बाप मुझे सख्त बनने का पाठ पढ़ाता था। सेल्फ कंट्रोल के लिए वो अपनी जलती हुई सिगरेट से मेरे हाथ को जला देता था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे दर्द पर कंट्रोल हो गया, लेकिन एक दिन मैं घर से भाग गया और 13 साल की उम्र में चोर बन गया। मैं बार बार पकड़ा जाता था क्योंकि मैं माहिर नहीं था। फिर मैं बर्लिन से मिला, उसके बाद मैंने कभी भी जेल नहीं देखी। फिर वो टैटू के बारे में बताता है कि यह भी बर्लिन की देन है। मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं इस टैटू को देख लेता हूँ। यह मेरे अंदर के राक्षस को शांत कर देता है। उस दिन वो रेस वाला लड़का भी मेरे हाथों से बच गया था। इतने में ड्राइवर ट्रक को एक होटल के पास रोक देता है। फिर वे ट्रक से उतरते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ब्रूस और कैला ने भी लगभग 200 मील का सफर तय कर लिया था और वहाँ जाकर वे बोट को छोड़ देते हैं। फिर आगे का 190 किमी उन्होंने बाइक पर पार किया। फिर आगे जाकर वे कुछ बूढ़ों को पटाते हैं और उनकी शक्ल सूरत सुधार कर उनको अपनी फैमिली बना लेते हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंक हुए उनकी नाक नीचे से निकल जाते हैं। वैसे भी फ्रांस की नदियों में बोटिंग करने से ज्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है। फिर ब्रूस और केला क्रूज के अंदर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। रॉय और कैमरन वे भी एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन और डेमियन को सड़क से निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि कहीं भी उनको पुलिस वाले रोक सकते थे। फिर वे साइकिल पर सवार होकर पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। 4 दिन तक वे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते रहे। फिर बर्लिन और डेमियन स्पेन में बर्लिन के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। उनके बाकी के साथी भी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। फिर वे सभी एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब तक उनके बारे में खबरें आनी बंद नहीं हुई, यह सब लोग यहीं पर रहे और पुलिस के पास यहाँ तक पहुँचने की कोई भी सीढ़ी नहीं थी सिवाय कैमिल के। फिर 5 महीने बाद बर्लिन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वह उसके साथ खुश नहीं था। फिर वो इसको अलविदा कह देता है, लेकिन कैमिल उसको ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है। बर्लिन के घर चली जाती है। बर्लिन ने एक बार उसको उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था जहाँ वह अक्सर जाया करता था और पिछले 7 दिनों से कैमिल उस रेस्टोरेंट पर नजरें बनाए हुए थी। फिर वो बर्लिन से मिलकर उससे प्यार भरी बातें करती है और फिर से वे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कैमिल ने अपने कपड़ों में माइक्रोफोन लगा रखे थे और जो कुछ भी बर्लिन बोल रहा था वह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बर्लिन कहता है कि आपके पति की निगरानी करते वक्त हमें आपसे प्यार हो गया था। हम ना ही आपको खोना चाहते थे और ना ही आपको चोरी के बारे में बता सकते थे। फिर कैमिन टॉयलेट में जाती है और वहाँ जाकर माइक्रोफोन उतार देती है। फिर बाहर आकर वो बर्लिन के साथ अपने दिल की प्यास बुझाती है। फिर रात को वहाँ से बाहर जाकर वो अपनी फ्रेंड को कहती है, चलो यहाँ से अगले दिन अलिशिया और राकेल कमिश्नर के पास
जाती हैं और पूछती है कि उस होटल के सैंपल की रिपोर्ट आई या नहीं। कमिश्नर बताती है कि उस होटल के रूम में हमें 25-80 लोगों के डीएनए सैंपल मिले थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया के कोने कोने से डीएनए सैंपल इकट्ठा करके वहाँ प्लांट कर दिए थे और किसी का भी कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलीशिया कहती है यह लड़ाई तो वह जीत गए, लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन कैमिल और उसकी फ्रेंड दोबारा से बर्लिन के पास जाती हैं। कैमिल कहती है कि तुमने मेरे पति के साथ बहुत बुरा किया। एक तरफ मेरे पति को जेल भेज दिया और दूसरी तरफ मेरी शादी भी खराब कर दी। तुम्हारे राज को राज रखने के लिए मुझे 40 पर हिस्सा चाहिए। बर्लिन पूछता है ऐसा क्या है आपके पास जिससे मैं फंस सकता हूँ। फिर उसकी फ्रेंड रिकॉर्डिंग वाली कैसेट चलाती है, लेकिन उसमें तो भोजपुरी गाने चल रहे थे। बर्लिन कहता है आपकी रिकॉर्ड की हुई ये तीनों टेप ये रही, आपने ये स्टक की टेप हमारे बाथरूम में छोड़ दी थी, बस इसी के जरिए हम आपके रूम तक पहुँच गए, वो भी तब जब आप सो रही थी। और बात रही रिश्ते की, जब हम आपकी लाइफ में आए थे तब आपका रिश्ता पहले ही टूट चुका था। हमने आपको आपके हस्बैंड से भी ज्यादा प्यार किया और आपने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम आपसे मजे के लिए प्यार नहीं कर रहे थे, सच्चा प्यार करते थे और इतने महीनों के बाद आज भी हम आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आपको पाने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भले ही आपके पास हमें ब्लैकमेल करने के लिए कोई सबूत ना हो, लेकिन हम फिर भी आपको पैसे देंगे। यह है वो ज्वेलरी बेचकर मिली हुई पहली किश्त, 8,000 यूरो। जैसे ही बाकी के पैसे आएंगे तो वह भी हम आप दिलवा देंगे। यह बात सुनकर कैमिल खुश हो जाती है। अब पता चल रहा था कि किसका प्यार सच्चा था और किसका सिर्फ टाइम पास। बर्लिन ने प्यार को चुना और कैमिल ने पैसों को। अगर ये बर्लिन को चुन लेती तो इससे भी कई गुना पैसे पा सकती थी। छोटा दिमाग छोटी सोच। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्लिन डेमियन को मिलने के लिए बुलाता है। बर्लिन कहता है कि हमने अपना सारा पैसा खो दिया, हमें फिर से चोरी करनी पड़ेगी। डेमियन कहता है अपना भी यही हाल है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। दोस्तों मैंने अपने वादे के मुताबिक बहुत ही अच्छे से इस वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन कर दी है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। अब आप भी अपना वादा पूरा करो। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। और अगर मेरा दिल टूटा तो मैं बढ़िया काम नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी डोर आपके हाथ में है। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।